हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का 26वां भाग। आदित्य की शादी के तीसरे दिन सब कोई के निकल जाने के बाद आदित्य की शादी के जुड़े हुए कई काम बाकी थे। आशुतोष उन कामों को निपटाने लगा और रणविजय ने फिर से ऑफिस संभाल लिया। उसी रात रणविजय ने ईशांत मलिक को फोन किया था रणबीर के मैटर में। तो ईशांत मलिक उसके साथ सौदा करना चाहा। रणविजय ईशांत मलिक की बात मान गया क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे ही 3 साल का समय कम नहीं होता। रणविजय अब एक पल भी अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहता था। बाकी ईशांत मलिक को जवाब देने के लिए उसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया में जो डील होने वाली थी, जिसको लेकर अधिराज जी और रणधीर जी नैना जी के साथ ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। रणविजय ने नव्या और अभिनव को भी उन लोगों के साथ ही भेज दिया था। वो डील मलिक की कंपनी को जबरदस्त झटका दे सकती थी, लेकिन जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक मलिक रणविजय की असली चाल को नहीं समझ पाता। इसलिए रणविजय चुप्पी से काम लेते हुए जितनी जल्दी हो सके रणवीर का मैटर सुलझाना चाहता था। ईशांत मलिक ने रणबीर को तुरुप का इक्का समझकर रणविजय की कमजोरी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सोचा था। अब चूंकि मानसी रणविजय के पास थी और मानसी के पेट में पल रहा बच्चा निशांत मलिक का था। निशांत मानसी से प्यार करता था और उसके लिए बिल्कुल पागल हुआ था। तो मजबूरी में ईशांत मलिक ने भी सौदे को मंजूरी दे दी थी। दोनों ही तरफ से दोनों के बच्चे दांव पर लगे थे। इस कारण दोनों ही इस मैटर पर बात करने के लिए तैयार हो चुके थे। दोनों ने आपस में बात करके एक दूसरे से मिलने के लिए जिस रात को कैफे को बुलाया था। तो ईशांत मलिक से मिलने जाने से पहले रणविजय घर पर आया। वह रणवीर और मानसी के पेपर लेने आया था। वही ईशांत मलिक रणवीर को लेकर आने वाला था। इधर ईशानी भी रणविजय से बात करना चाहती थी, इसलिए घर आने के साथ ही सबसे पहले ईशानी ने रणविजय से इस मैटर में बात की, क्योंकि उस रात रणविजय घर कुछ जल्दी आ गया था। बाकी ऐसे तो वह घर में दिखता भी नहीं था। इधर बीच तो वह हफ्तों घर से गायब रहता था। मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, रात के खाने के वक्त ईशानी ने रणविजय से कहा। ईशानी की बात सुनकर रणविजय खाना छोड़कर ईशानी की तरफ देखने लगा। शिवी उसकी गोद में बैठी हुई थी और वह अपने हाथों से शिवी को खाना खिला रहा था। क्या कहा तुमने? फिर से एक बार कहना। रणविजय को तो जैसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ था। एक बार में सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? अपने कानों का इलाज कराओ। ईशानी ने भी गुस्से में जवाब दिया। नहीं नहीं, कानों को इलाज की जरूरत नहीं है और अब तो बीमार दिल को भी इलाज की जरूरत नहीं है। सुनाई तो पड़ा है, लेकिन तुमने जो बात कही है उसको सुनकर लग रहा है कि जैसे मेरे कान बजे है। रणविजय ने खुशगवार हैरत के साथ कहा। मैं अपने डाइवोर्स के फैसले पर एक बार और सोचना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी इस मैटर पर सोचो। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ईशानी ने कहा। ईशानी की बात से ने खुश होकर एक हाथ में जिंदगी को लिए हुए ही दूसरे हाथ से ईशानी को पकड़कर रणविजय ने अपने गले से लगा लिया। मैं जानता था कि मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें जिंदगी सब खुशियां दूंगा। कुछ ऐसा जो कि सोचा भी नहीं होगा। रणविजय ने ईशानी का माथा चूमते हुए कहा। पापा, पहले मेले को किस्सी दो। पहले प्रिंसेस का नंबर आता है, फिर क्वीन का। शिवी ने अपना गाल आगे किया। रणविजय और ईशानी ने शिवी के गालों को दोनों तरफ से चूम लिया। शिवी ने खुश होकर अपने पापा मम्मी को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। वैसे अचानक से मौसम में मिजाज बदला कैसे? रणविजय ने ईशानी को छेड़ते हुए पूछा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेसिर पैर की हरकतों के कारण तो बदला नहीं है, पर मैं तुम्हारी गलती की सजा शिवी को तो दे नहीं सकती।
ईशानी हल्के रूठे रूठे बोली। शिवी की खुशी के लिए मैं डिवोर्स का केस वापस नहीं ले रही, सिर्फ सोचने के लिए समय लेना चाहती हूँ, ईशानी ने कहा। ईशानी की बात सुनकर रणविजय मुस्कुरा दिया। यही समय तो मैं तुमसे मांग रहा था। तुम चाहे जितना समय ले लो, लेकिन बस मुझे आज रात तक का समय और दो। इसके बाद मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। रणविजय खुश होकर बोला, क्योंकि जहां तक उसे अंदाजा था कि आज रणबीर वाला मैटर सॉल्व हो जाता, और ईशानी के इस फैसले ने तो जैसे उसकी सारी खुशियां वापस कर दी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। और आज रात में तुम करना क्या चाहते हो, ईशानी ने पूछा। ईशानी की बात का अभी रणविजय कुछ जवाब देता उसके पहले ही उसके जेब का मोबाइल बजने लगा। 1 मिनट वाईफी। रणविजय ने फोन उठा लिया। फोन उसके आदमी का था। रणविजय ने जिस आदमी को मानसी की सिक्योरिटी पर लगाया था, वह आदमी परेशान था क्योंकि मानसी गायब हो चुकी थी। यह खबर सुनते ही रणविजय के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि मानसी के जरिए ही वह ईशांत मलिक के साथ अपने रणबीर के लिए बात कर सकता था। अगर इधर से मानसी गायब हो जाती तो मालिक कभी भी रणवीर को वापस नहीं करता। इधर रणविजय के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि वह रणबीर को वापस खोज सकता था। वह गायब कहाँ हो सकती है, खोजो उसे। ऐसी हालत में वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। रणविजय चिल्लाया, सर, हमने पूरा इलाका छान मार लिया है, मानसी मैडम कहीं नहीं है। आदमी ने बताया, तुम नहीं जानते वह हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके गायब होने का मतलब है हम फिर से जीरो पर चले आएंगे। रणविजय ने गुस्से से कहा, सर, हमने आशुतोष सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वह आ रहे हैं। आदमी ने बताया, ठीक है, तुम वही आसपास देखो, मैं भी आ रहा हूँ। रणविजय ने फोन कट करके जेब में डाल दिया और खाना छोड़कर तेजी से भागते हुए अपने कमरे में आया। उसने जो इम्पोर्टेंट पेपर मानसी और मलिक के खिलाफ इकट्ठे कर रखे थे, उन सब को बेड पर फैला दिया और उसमें मानसी की रिपोर्ट्स ढूंढने लगा। ईशानी को उधर आदमी की बात तो सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन इतना समझ गई कि फिर मानसी के कारण ही रणविजय जा रहा है। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या, ईशानी ने पूछा। हाँ, रणविजय ने छोटा सा जवाब दिया और अपना सामान समेटने लगा। उसने पूरे बेड पर जो पेपर से लाए थे तो उनमें रॉयल्स राजपूताना की मालिकाना हक के पेपर भी रखे थे। अपनी जरूरत भर का पेपर रणविजय ने एक बैग में इकट्ठा किया। ये सब क्या है, ईशानी ने एक पेपर उठाते हुए पूछा। मैं इन पेपर के बारे में तुमसे बताना चाहता था, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी था, लेकिन सब कुछ गुड गोबर हो गया। मैं तुमसे इस मैटर पर डिस्कस भी करना चाहता था, लेकिन इस मानसी ने फिर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। रणविजय खींचते हुए बोला, पर यह सब है क्या, ईशानी ने एक पेपर रणविजय के आगे लहराया, जिसमें को कोर्ट के स्टाम्प लगे हुए थे। ये सारे तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं। वैसे तो मेरे लिए सब बेमानी ही है, क्योंकि मेरी असली प्रॉपर्टी तुम और मेरे बच्चे हो। लेकिन तुम एक बार पढ़ लो, सब कुछ समझ जाओगी, और मानसी के रिपोर्ट की फोटो कॉपी में ले जा रहा हूँ। बाकी ओरिजिनल कॉपी भी पढ़ लो, तब तक मैं इस मानसी को ढूंढ कर लाता हूँ। जाने कहाँ भाग गई है। अगर यह भाग जाएगी तो हमारे हाथों से हमारी जिंदगी फिसल जाएगी। रणविजय ने कुछ बेकरार होते हुए कहा, पापा, लात हो गई है, ना जाओ। नन्ही सी शिवी ने रणविजय के पैर पकड़ लिए। जाते जाते रणविजय रुक गया। अभी नहीं बेटा, बस थोड़ी देर में ही आता हूँ। रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, नहीं पापा, आप मत जाओ, मेरी निनी आ रही है, मुझे सुला दो। जाने क्यों शिवी को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अभी रणविजय को जाने दिया तो फिर उसको वापस नहीं पा सकेगी। मगर रणविजय के दिमाग में तो इस समय रणवीर घूम रहा था,
उसे किसी भी हालत में अपने बेटे को वापस पाना था। बेटा, बहुत जरूरी काम है। तुम तो मेरी प्यारी सी जिंदगी हो ना। मैं बस यूं गया और यूं आया। तब तक तुम मम्मा के साथ सोने की कोशिश करो, और अगर नीनी नहीं भी आएगी तो पापा आएंगे तो फिर तुम्हें जिंदगी जिंदगी सुनाकर सुला देंगे। तब तक तुम कार्टून देखो। रणविजय उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी रणविजय रणवीर के मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन ईशानी खुद को नहीं संभाल पाती। लेकिन कभी भी जिद ना करने वाली जिंदगी आज जिद पर अड़ गई थी। देर होते हुए देखकर रणविजय परेशान हो गया। ईशानी, प्लीज तुम तो समझो, थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं अगर इस वक्त नहीं गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रणविजय ने ईशानी की तरफ मदद के लिए देखा। और नहीं बिगड़ोगे बेटी को। धड़कनों में जिंदगी जिंदगी सुनाते हो तो बैठकर सुनाओ और सुनाकर सुलाओ। ईशानी ने रणविजय को ताना दिया। रणविजय ने मजबूरी में बेचारे जैसा मुंह बनाकर ईशानी की तरफ देखा। ईशानी ने जबरदस्ती रणविजय की गोद से शिवी को ले लिया। रणविजय टेबल पर से गाड़ी की चाबी लेकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, और दरवाजे पर उसने ईशानी और जिंदगी की तरफ फ्लाइंग किस उछलते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम दोनों यहीं पर मेरा इंतजार करना। लव यू जिंदगी। लव यू वाइफी। बाय बाय। और मैं तुम लोगों के लिए सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। रणविजय ने हाथ हिलाया, लेकिन जिंदगी को कुछ सुनाई कहाँ पड़ रहा था। वो बस जोर जोर से रो रही थी, और उसके चिल्लाहट में ईशानी को भी कुछ ज्यादा नहीं सुनाई पड़ा। नहीं बेटा नहीं, तुरंत पापा आ जाएंगे बेटा। ईशानी ने किसी तरह से शिवी को बहलाया और बिस्तर पर फैले हुए कागज को समेटने लगी। इन्हीं कागजों में उसे रणविजय के दादाजी की वसीयत की कॉपी भी हाथ लग गई। उसे पढ़ते ही ईशानी हैरान रह गई। इतना ही नहीं, इधर बीच रणधीर जी ने लखनऊ और आगरा में कुछ नई फैक्ट्रियां खरीदी थी। वो सब कुछ उन्होंने ईशानवी सिंह रानावत के नाम से ही खरीदी थी। एक पेपर जिसमें कोर्ट का स्टाम्प लगा हुआ था, वह रणधीर जी की तरफ से कोर्ट में दिया हुआ हलफनामा था, जिसमें उन्होंने वसीयत की शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार किया था। पेपर को पढ़ने के बाद साफ पता चल रहा था कि रणधीर सिंह रानावत ने पूरी तरह से उसे रॉयल्स राजपूताना की मालकिन घोषित कर दिया है। उसने तुरंत वकील को फोन किया। मैं अभी आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मैडम, आ जाइए। वैसे भी कल आपके केस की फाइनल सुनवाई है, वकील ने खुश होकर बताया। पर अब ईशानी का मूड बदल चुका था। वो रणविजय से तलाक नहीं देना चाहती थी, बल्कि उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन वकील से कुछ भी ना कहते हुए उसने उसे आधे घंटे में आने का कहा और तेजी से सारा काम निपटाने लगी। ईशानी ने सारे के पेपर फोल्ड करके बेड के नीचे वाले लॉकर में सेफ रखे और शिवी को लेकर वकील के दफ्तर की ओर निकल गई। इधर रणविजय मानसी को ढूंढते हुए अपनी फैक्ट्री के साइड में आया, जहां पर ईशांत मलिक ने उसका रास्ता रोक लिया था। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब ऑल्सो। हर हर महादेव। हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदल गई थी। आशुतोष और शिवन्या के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की जगह रणविजय और रणवीर के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रणविजय के हाथों मिल गई थी, जिसके रिजल्ट में लिखा था कि ये डीएनए सैंपल 99% तक मैच करते हैं और इन दोनों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता हो सकता है। जिसके कारण अब आशुतोष के मन में शिवन्या को लेकर कोई भी शंका बात नहीं रही थी और न ही अनन्या को लेकर उसके मन में कोई बैर था। वैसे भी आशुतोष इस बात को शुरू से जानता था कि शादी से पहले अनन्या का झुकाव ईशांत मलिक की तरफ रहा था, लेकिन शादी के बाद उसने कभी भी अनन्या को ना ही ईशांत मलिक से मिलते हुए देखा था और ना ही कभी उससे बात करते हुए। इसलिए अनन्या उसकी नज़र में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह थी, लेकिन बेवफा नहीं थी। बाकी जहां तक ईशांत मलिक की बात थी,
उसका झूठ सच अब झूठ में बदल गया था। इधर जब से अनन्या ने सुना था कि आशुतोष को इस चीज की जानकारी हो गई है, तब से वह आशुतोष के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगी हुई थी। दूसरी में वो राणावत परिवार की दबदबे को अच्छे से जानती थी। वो ये समझती थी कि यह गलती से भी रणधीर जी को इस चीज की भनक मिल गई कि वह आशुतोष को चीट कर रही है, तो फिर उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। और जब खुद रणविजय ने आगे बढ़कर सब चीज की जिम्मेवारी ले ली थी, पूरे परिवार की सिक्योरिटी के बहाने रणविजय ने जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई थी, तो अनन्या की लोमड़ी जैसी तेज नजरों से ये सब की छुपा हुआ नहीं था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग ने उसे खतरे की घंटी बजा दी थी, इसलिए वह अपने आप को बचाने की कोशिश में लग गई थी। इसलिए उसने सबसे पहले आशुतोष के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू किए, बच्चों पर घर पर ध्यान देना शुरू किया। पूरे परिवार की जबरदस्त हिदायत के साथ बिना सिक्योरिटी कहीं जाना नहीं था, तो अनन्या ने घर में रहना और आशुतोष के साथ उसके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अनन्या का घर और परिवार के प्रति बढ़ते हुए इस रुझान को देखकर आशुतोष ने भी अपने कदम बढ़ा दिए थे। अनन्या को लेकर उसके दिल और दिमाग में कहीं भी यह बात नहीं थी कि अनन्या अब उसके साथ कोई धोखा करेगी, बल्कि वह मानसी को लेकर खुद अनन्या के सामने पछतावे में घिरा रहता था। साफ और सच्चे दिल के आशुतोष का दिल हमेशा उसे मलामत करता था और उसका दिल कहता था कि वह अनन्या को मानसी के बारे में बता दे, यहाँ तक कि अपने और मानसी के रिश्ते के बारे में भी बता दे। इसके बाद अनन्या का जो भी फैसला होता वह मंजूर करता, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये सब कुछ ईशांत मलिक और अनन्या की सोची समझी हुई साजिश थी, जिसमें कि आशुतोष फंसा हुआ था। अनन्या ने मानसी के गायब होने की खबर सुनते ही आशुतोष के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर अपनी बहन की सलामती का दिखावा किया था, जबकि वह जानती थी कि मानसी रणविजय के कब्जे में है, लेकिन मानसी कहाँ है, इस चीज की जानकारी अनन्या को नहीं थी। और ईशांत मलिक भी अपने सारे दांव पर लगाकर हार चुका था, लेकिन वह मानसी को हासिल नहीं कर पाया था। इधर निशांत मलिक मानसी के ना मिलने के कारण अलग बेचैन था। मानसी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था। निशांत मलिक मानसी को आशुतोष को फंसाने के लिए दांव पर लगाए जाने को लेकर गुस्सा था, तो अब मानसी के गायब हो जाने के बाद ईशांत मलिक को भी अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था, और उसमें भी उस कंडीशन में जबकि निशांत मलिक का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने सारे सोर्स लगा दिए थे, लेकिन मानसी का पता कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए आशुतोष के जरिए अनन्या मानसी की जानकारी निकलवाना चाहती थी, लेकिन चूंकि रणविजय ने आशुतोष को कड़े शब्दों में मना किया था कि वह भूल से भी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करे कि रणविजय के पास मानसी है या फिर वह मानसी से रिलेटेड कोई बात जानता है, इस कारण खुद आशुतोष अनन्या के सामने कुछ भी बोलने से परहेज करता था। आशुतोष के मन में डर था, इस कारण वो अनन्या के बढ़ते हुए कदम को देखकर भी पीछे से ही निकल लेता था और जहां तक हो सके खुद को काम नहीं व्यस्त रखने की कोशिश करता था। आशुतोष की ऐसी हरकत देखकर अनन्या की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई थी, लेकिन इस समय वह भी बेबस थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। इन सब चीजों के बीच में साधना जी का भी एक अहम किरदार था। वह रणविजय की सौतेली माँ थी, लेकिन निशांत मलिक को उन्होंने जन्म दिया था। निशांत मलिक उनकी और इस मलिक की नाजायज औलाद थी, लेकिन मलिक ने उसे अपना नाम देते हुए पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनाया था। शुरू में तो साधना जी पूरी तरह से मलिक के साथ मिलकर रणधीर जी को बर्बाद करने में ही लगी थी, लेकिन बाद में मलिक के जब काले कारनामों की भनक साधना जी को लगनी शुरू हुई थी, तो वह समझ गई थी यह मलिक किसी का होने वाला आदमी नहीं है। इधर रणधीर जी का भी स्वभाव बहुत स्पष्ट था, धोखा और विश्वासघात उन्हें पसंद नहीं था। साधना जी की हालत सांप छछूंदर वाली हुई थी, इसलिए निशांत मलिक के जन्म का इतना बड़ा सच न उनसे छुपाते बन रहा था,
नहीं बताते। पिछली बार रणधीर जी ने उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ भी कर दिया था, पर अब की बार बार कोई माफी नहीं करते। इस कारण साधना जी अपना हर एक कदम सोच समझकर रखना चाहती थीं। वह निशांत मलिक को रॉयल राजपूताना की बेशुमार दौलत का हिस्सेदार तो बनाना चाहती थी, लेकिन रणविजय को भी रास्ते से हटाना नहीं चाहती थीं। रणविजय ने उनके दिल में अपनी अलग जगह बनाई थी। इस कारण साधना जी कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। चीजें इस तरह से आपस में उलझ गई थी कि साधना जी भी खुद इन सब चीजों में उलझ कर रह गई थी। एक तरफ से बर्बादियों के ओर अपने बढ़े हुए कदम को वह पीछे भी नहीं ले पा रही थी और ना ही आगे बढ़कर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के उनके अंदर हिम्मत थी। लेकिन फिर भी वह रणधीर जी से सारी बातें सच सच बता देना चाहती थी, लेकिन रणविजय ने मना किया था कि जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वह रणधीर जी से कुछ ना कहें। लेकिन इस बात को साधना जी कहीं ना कहीं समझती थी कि मलिक बहुत बड़ा घात आदमी है और रणविजय उसके सामने बच्चा है, इसलिए वह काफी डरी हुई थी। मलिक ने उनकी इसी डर का फायदा उठाया था और उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मलिक ने साधना जी को आगे करके रणविजय से मानसी के बारे में जानकारी निकलवाने का काम को सौंपा था। मजबूरी में उन्होंने एक दो बार से मानसी के बारे में रणविजय से पूछा था। रणविजय ने उन्हें ये कहकर आश्वस्त कर दिया, मैं आपका बेटा हूँ मॉम, लड़कियों की इज्जत करना जानता हूँ, आप निश्चिंत रहें, मानसी जहाँ भी है सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होने वाला। मैं मानसी को लेकर चिंतित नहीं हूँ रणविजय, मेरी चिंता का कारण तुम हो। तुम मालिक को नहीं जानते, वह अपने स्वार्थ सिद्धि में किसी भी हद तक गिर सकता है। साधना जी परेशान होते हुए कहा, मैं मालिक को जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार मलिक मुझको अच्छी तरह से समझ ले कि इस बार मलिक ने बहुत गलत जगह पर हाथ डाला है। मेरे परिवार पर उठने वाली नज़र को तो मैं कुछ देखने लायक नहीं छोड़ता, तो इस मलिक ने तो सीधे मेरे परिवार पर हाथ डाला है। आप मुझ पर भरोसा रखिए मॉम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रणविजय ने साधना जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। साधना जी चुप हो गई। पास्ट टाइम में जो कुछ भी हुआ था उसकी खबर रणविजय को नहीं थी, लेकिन साधना जी को तो सब कुछ पता था। उस चीज से सबक लेते हुए साधना जी काफी डरी हुई थी। उन्हें पूरी तरह से इस चीज की आशंका थी कि मलिक रणधीर जी की अनुपस्थिति में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। ऐसे में सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण जब आदित्य की शादी के बाद जब रणधीर जी, अधिराज जी और नैना जी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने लगे, तो साधना जी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनके साथ जाने से मना कर दिया। आशुतोष को इस चीज की जानकारी थी कि मानसी कहाँ है, किस हाल में है। मानसी पर आशुतोष रणविजय की बराबर नजर रहती थी और उसके सिक्योरिटी में लगे हुए गार्ड मानसी के हर एक हरकत की खबर इन दोनों को देते थे। तुरंत आदित्य की शादी हुई थी, इसलिए आदित्य को इन सब चीजों से दूर रखा गया था और आदित्य अपने हनीमून के लिए निकल चुका था। नव्या ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी। जिस रात रणविजय ईशांत मलिक से मिलने जाने वाला था उसी रात रणविजय अपने घर पर आया हुआ था। तभी मानसी का फोन आशुतोष के पास आया। संजोग से उस समय आशुतोष भी घर पर ही मौजूद था। शिवम और शिवन्या के साथ खेलता हुआ आशुतोष से अपने फोन से भी बेखबर था। घर पर सभी लोग ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे और घर में केवल अनन्या, आशुतोष, शिवम और शिवन्या ही थे। शादी की थकान में डूबा हुए आशुतोष उस दिन अपना मूड फ्रेश करने के लिए बच्चों के पास बैठा था। जब उसके फोन पर मानसी का फोन आया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा, मानसी ने आशुतोष से कहा। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वह तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएगा। मैं कुछ देर में आता हूँ। अनन्या, जो कि आशुतोष के हर एक हरकत पर नजर रख रही थी,
मानसी का फोन आते ही सतर्क हो गई। उसके तेज कानून ने आशुतोष की बात सुन ली थी और जहां तक उसे अंदाजा था कि वो मानसी से ही बात कर रहा है। आशुतोष जब मानसी के पास जाने के लिए अपने घर से निकल रहा था तो शिवम के हाथों से अनन्या ने आशुतोष को पानी भिजवाया। उस पानी में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। पानी पीने के बाद आशुतोष को अपना सर भारी सा महसूस होने लगा था। वह गाड़ी में बैठकर मानसी के पास जाने के लिए तो निकला था, लेकिन संजोग से गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और वह पीछे की सीट पर नींद की गोलियों के असर से सो गया था। अनन्या ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने जल्दी से आशुतोष के फोन से उसकी कॉल डिटेल निकाली और मानसी को ट्रेस करना शुरू करवा दिया। इधर साधना जी को भी मानसी की तबीयत के खराब होने की खबर लग गई थी। उन्होंने जब मलिक से यह सुना था कि रणविजय के कब्जे में मानसी है, तो उन्होंने रणविजय पर नजर रखना शुरू करवा दिया था। रणविजय के सिक्योरिटी गार्ड में से एक साधना जी का आदमी था, जिसने साधना जी को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो वह तुरंत मानसी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई थी। हॉस्पिटल में मानसी का केस बिगड़ गया था और उसके बच्चे की मौत हो गई। अनन्या भी जब मानसी के ठिकाने पर पहुंची तो उसने गार्ड्स को बेचैनी में टहलते हुए देखा। गार्ड्स बार बार आशुतोष को फोन कर रहा था। अनन्या ने गार्ड से यह कह दिया कि आशुतोष से मानसी को खोजने के लिए निकल गया है। इसी बीच अनन्या के पास साधना जी का फोन आया और साधना जी ने उसे सिचुएशन की गंभीरता बताई। अनन्या ने तुरंत ईशांत मलिक को फोन किया और सब हॉस्पिटल में पहुंच गए। मानसी के बच्चे की मरने की खबर सुनते ही ईशांत मलिक पागल हो गया था। वही निशांत ने सारी चीजों का जिम्मेदार ईशांत मलिक को ठहरा दिया था। दोनों भाइयों के बीच हॉस्पिटल में ही अच्छा खासा झगड़ा हुआ। आपने कहा था कि आप मेरे बच्चे और मानसी को कुछ नहीं होने देंगे। मेरा बच्चा तो मर ही गया, लेकिन मानसी की भी हालत बहुत खराब है। अगर मानसी को कुछ भी हुआ तो मैं रणविजय के पूरे परिवार को गोलियों से भून दूंगा और सबसे पहले मेरी गोली का निशाना रणविजय ही बनेगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस हालत में मानसी इन सब चीजों में मत घसीटो, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या मिला मुझे? निशांत ने गुस्से में पूछा। अगर रणविजय इस चीज का जिम्मेदार है, रणविजय भी अब अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगा। ईशांत मलिक गुस्से में कहता हुआ वहां से निकल आया। ईशांत मलिक के सर पर खून सवार था। ईशांत मलिक का गुस्सा देखकर एक पल के लिए साधना जी भी डर गई थी। उन्होंने रणविजय को इस आने वाले खतरे से आगाह करना चाहा, लेकिन सबकी मौजूदगी में वह ऐसा करने से भी डर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कांपते हाथों से रणविजय को फोन लगाया था, पर रणविजय का फोन बिजी जा रहा था क्योंकि वह भी घर से मानसी को खोजने के लिए निकल गया था। अंत में हारकर उन्होंने तुरंत मलिक को फोन करके हॉस्पिटल में आने के लिए कहा। आगे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।